इतनी सारी चीजें होती हैं, फिजिक्स में इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री में इतना कुछ पढ़ना है, बायोलॉजी में इतना कुछ पढ़ना है। सो नो डाउट, जहां तक आपने क्लास 10th तक साइंस पढ़ी है, आगे की चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में है, बहुत ज्यादा विस्तार से है। समय लगेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। अपना गोल, अपना मकसद हमेशा याद रखना है। मैं कहता हूं ना, आप अपने स्टडी टेबल पे अपना जो कॉफी मग है या चाय का जो कप है, उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, बल्कि डॉक्टर, राइट, DR, या फिर आप अपना नाम वाला कप भी छपवा सकते हैं, या आजकल बाजार में आसानी से बन जाते हैं, राइट जी। चलिए, सो कॉपी पेन तैयार कर लीजिए, कागज कलम आपका साथ जिंदगी भर निभाएंगे। सो आज के नोट्स भी हम साथ के साथ बनाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें जो है उन्हें लिखते रहेंगे, ठीक है जी। चलिए जी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कंटिन्यू करते हैं आगे और देखते हैं आज हमारे पास क्या है। कितना खूबसूरत सा दृश्य आप अपने सामने देख पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे पेड़ भी होते हैं जो सैकड़ों फुट की ऊंचाई तक आपने देखे होंगे। भाई इतने ऊंचे भी हो सकते हैं। कॉमनली सफेदे का पेड़ तो आपने देखा होगा, यूकेलिप्टस ट्री जिसे हम कहते हैं, कितनी ज्यादा ऊंचाई तक होता है वो। सोचने वाली बात है कि किस तरह से जमीन में से न्यूट्रिएंट्स एंड पानी पहुंच जाते हैं इतनी ऊंचाई तक, राइट। सॉइल में से मिनरल्स भी तो लेने हैं प्लांट को, फास्फोरस भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, पानी भी चाहिए। सो जड़ से लेकर के टॉप मोस्ट ऊंचाई तक किस प्रकार से चीजें पहुंच जाती हैं। अभी तक जो हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे, ऑस्मोसिस पढ़ा था, भाई डिफ्यूजन पढ़ा था, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या इन प्रक्रियाओं के जरिए यह संभव है कि ये सैकड़ों फुट की ऊंचाई तक चीजों को पहुंचा सके। चलिए देखते हैं, राइट। इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन भी बहुत। चलिए सुनिए मेरी बात, ये ऑस्मोसिस जो हमने पढ़ा, डिफ्यूजन जो हमने पढ़ा, बेटा ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन या फिर मास और द बल्क फ्लो सिस्टम के लिए संभव नहीं है, राइट। बहुत ज्यादा समय लग जाएगा उसमें, देखते हैं अभी हम वो भी कैलकुलेट करके देखेंगे। सो पहले जानते हैं जी, व्हाट इज दिस मास और द बल्क फ्लो सिस्टम। नोट करते जाएंगे साथ साथ। आज की क्लास का पहला हेडिंग जो आपने नोट करना है, दैट इज मास और द बल्क फ्लो सिस्टम। Plants achieve long distance transport by employing mass flow systems. तो यहां पे जिक्र हो रहा है ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का। इससे पहले जो पढ़े थे वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन थे। आगे देखते हैं जी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दैट अकर्स थ्रू वैस्कुलर टिश्यूज। अब यहां पे जिक्र आएगा भाई आज की कक्षा में वैस्कुलर टिश्यूज का, राइट। ये वैस्कुलर टिश्यूज याद है आपको, जाइलम फ्लोएम। हमने जब इससे पहले के सेशंस लिए आपने अटेंड करे होंगे, उसमें हमने जाइलम एंड फ्लोएम का जिक्र करा था। वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर मींस जो कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रही है, जैसे हमारे शरीर में वैस्कुलर सिस्टम कौन सा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट है भाई, हार्ट एक पंपिंग डिवाइस है, और ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वेन्स हैं, तो वो वैस्कुलर सिस्टम है चीजों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऐसा ही प्लांट्स का भी अपना वैस्कुलर सिस्टम है भाई। कंपेयर टू एनिमल्स ये सिंपलर है, लेकिन ऑफ कोर्स है तो जो ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन वैस्कुलर टिश्यूज के जरिए हो रहा है, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन, राइट जी। तो एक टर्म अब आपके सामने आ गई, ट्रांसलोकेशन। डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसलोकेशन, कैसे डिफाइन करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट दैट अकर्स थ्रू वैस्कुलर टिश्यूज। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो कि वैस्कुलर टिश्यूज के जरिए होता है, उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, राइट। नाउ यहां पे देख लीजिए, ये रहा जी जाइलम। जाइलम में है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फ्लोएम, फ्लोएम का काम होता है भाई फूड मटेरियल जो है उन्हें ट्रांसपोर्ट करना, राइट, अलग अलग जगहों तक। आगे बढ़ते हैं जी, देखिए ट्रांसलोकेशन, आप हेडिंग डाल लेंगे ट्रांसलोकेशन, मास और द बल्क फ्लो सिस्टम। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, बल्क फ्लो होता है, बल्क मतलब इकट्ठा एक साथ बहुत सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। एंड ट्रांसलोकेशन होता है राजा बेटा थ्रू द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लांट्स, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और एन मास, राइट। ये देख लीजिए, इन बल्क और एन मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द टू पॉइंट्स। मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद करके समझा रहा हूं, एक एक चीज क्लियर करूंगा।
मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क, किसी भी चीज का बल्क में ट्रांसपोर्टेशन होना एक जगह से दूसरी जगह तक, ड्यू टू, किस कारण से, किस बात का अंतर हो, आप देख सकते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट्स। एक जगह पे प्रेशर ज्यादा है, दूसरी जगह पे प्रेशर कम है, और बल्क में चीजें धड़ाधड़ जो है आगे बढ़ी जा रही हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज द मास और द बल्क फ्लो। अब आप देखिए, आपके सामने एक तस्वीर दिखाई गई है, ये छोटा सा वीडियो आप देख पा रहे हैं, राइट। पानी जो है एक बहाव के साथ आगे बढ़ रहा है, अब अचानक वो एक झरने की फॉर्म में नीचे गिरा। एक जगह ऊंचाई ज्यादा है, दूसरी जगह ऊंचाई जो है कम है, कंपैरेटिवली वो नीचा है। सो हायर टू लोअर, एकदम से बल्क में पानी तो आया ही आया, पानी के साथ पानी में घुली हुई जो मिट्टी होगी, सिल्ट जिसे कह देते हैं, वो भी तो बह के साथ आ जाएगी ना। पानी जब बहता है तो पत्थरों के साथ जो है मिट्टी है या और जो घुली हुई चीजें हैं पानी में, वो सारी की सारी बल्क में एक से दूसरी जगह तक पहुंच जाती हैं। So substances they move like suspended silt moving through the flowing water. पानी का बहाव है, बहाव के साथ हल्के फुल्के छोटे मोटे कंकर, पत्थर, मिट्टी, सिल्ट, वो भी तो बह करके आगे निकल जाएगी ना। ये है कहने का मतलब बल्क ट्रांसपोर्टेशन का। सो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई, जो हम ट्रांसलोकेशन का जिक्र कर रहे हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, ठीक है। और ये वेस्कुलर टिश्यूज के जरिए होता है। वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम है। स्ट्रक्चर दिमाग में ले आइए, जरा याद कर लीजिए, राइट नाउ। अब देखिए जरा, आपको दो तस्वीरें दिखाई गई हैं, एक से दूसरी जगह तक आपकी फेवरेट डिश। बहुत से बच्चे होंगे जिन्हें पिज्जा बहुत पसंद है, भाई पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। सो आपने पिज्जा ऑर्डर करा, ठीक है जी। आप क्या चाहेंगे, आप तक पिज्जा कैसे पहुंचे? ये देखिए जी, एक जगह क्या है, स्नेल दिखाया गया है, मोलस्का फाइलम का मेंबर। ये स्नेल जो है वो धीमी गति से आपका पिज्जा लेकर के आप तक पहुंचेगा। भाई पता नहीं कब पहुंचेगा, ऑर्डर आपने सुबह करा है, शायद कई दिन बाद आए। दूसरा, आप देख पा रहे हैं भैया, ये स्मार्ट सा बंदा जो है, ये अपनी बाइक लेकर के जल्दी से पिज्जा आप तक पहुंचा देगा। स्वाभाविक सी बात है, इन दोनों में से आप किसको प्रेफर करेंगे? अनडाउटेडली वी विल प्रेफर द फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो चीजों को जल्दी से एक से दूसरी जगह तक पहुंचा दे, राइट जी। तो अब मैं आपको कंपेयर करके बताने वाला हूं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में हम ट्रांसलोकेशन वाली बात ही क्यों कर रहे हैं। अभी तक जो बातें हमने पढ़ी थी, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, याद है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में। तो फिर वही क्यों नहीं काम आ जाएंगी इसमें? समझे अब आप बात, वो क्यों नहीं काम आ सकती ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन? क्योंकि वो प्रक्रियाएं इतनी धीमी गति से होती हैं, इतनी स्लो हैं कि जड़ से लेकर के यदि आपको पानी पहुंचाना है पौधे के पत्ते पत्ते तक, टहनी टहनी तक, तो शायद कई साल लग जाएं, कई वर्ष लग जाएंगे इस चीज में। तो वह प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी यहां पे, राइट जी। सो हमारा हेडिंग है व्हाई नॉट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस अलोन। ये दो प्रक्रियाएं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में कामयाब क्यों नहीं है? देखें जी, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो हमने पढ़े, दे आर वेरी वेरी स्लो प्रोसेसेस, ठीक है जी। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस प्लांट सेल, राइट। अगर हमें लगभग 50 म्यूएम डिस्टेंस भी कवर कराना है तो ये 2.5 सेकंड्स लग जाएगा। अब इसको मैं एक अलग तरीके से कैलकुलेट करके दिखाता हूं। आपको ये तस्वीर दिख पा रही है, इसमें हमने क्या है, पानी में हमने रंग की कुछ बूंदें या स्याही की कुछ बूंदें डाली, और आप देख रहे हैं धीरे 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 किस प्रकार से वो फैलता जा रहा है। अब देखिए जी, क्या लिखा है स्क्रीन पे, डू यू नो हाउ मच टाइम विल इट टेक for the movement of molecules over a distance of 1 meter by diffusion? यदि एक जगह से दूसरी जगह तक 1 मीटर का अंतर है, यहां से कुछ मॉलिक्यूल्स यहां तक पहुंचाने हैं, केवल डिफ्यूजन प्रक्रिया के जरिए, देख लीजिए कितना समय लगेगा, 32 years। ऑब्वियसली बात है, नहीं चल पाएगा भाई। डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस प्रक्रियाएं फिर ये बल्क ट्रांसपोर्टेशन में काम नहीं आ सकती, समय इतना ज्यादा लग जाएगा। वो पिज्जा वाली एग्जांपल देकर के मैंने आपको समझाया। चलो जी, अब याद कर लीजिए कि ट्रांसलोकेशन या मास और द बल्क फ्लो सिस्टम जो है वो वैस्कुलर टिश्यू के जरिए हो रहा है। ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, नाउ जस्ट फोकस ऑन जाइलम। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जाइलम का पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट जी। जाइलम के बारे में याद कीजिए, कंडक्टिंग टिश्यू है,
प्लांट टिश्यूज में जब हमने वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा था उसमें जाइलम फ्लोएम पढ़े थे, तो ये कंडक्टिंग टिश्यू है, चीजों को कंडक्ट कर रहा है, राइट। लिविंग सेल्स भी हैं इसमें एंड इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग सेल्स ऑल्सो। जाइलम का काम क्या है? इट कंडक्ट्स वाटर, तो पानी में घुले हुए मिनरल्स भी तो होंगे ना, जमीन से रूट हेयर के जरिए जो पानी एंटर करा है, मिनरल्स एंटर करें, रिलेटेड चीजें, सॉल्यूट एंटर करेगा, पानी उसे फॉलो करेगा साथ के साथ। तो जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है? एक प्लांट को पानी कहां से मिल रहा है? रूट जिसने एनकरेज दिया हुआ, सपोर्ट दिया हुआ, मिट्टी के साथ जोड़ के रखा है उसे, वहीं से तो पानी ले रहा है। पानी भी अलग अलग तरह का हमने पढ़ा था, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, ये भी मैंने चीजें बताई थी इसी चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, जब शुरुआत का पहला लेक्चर लिया था। ठीक है जी, फिर से बता दूं, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलोकेशन, राइट, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये मास और द बल्क ट्रांसपोर्ट जो है ये वैस्कुलर टिश्यू के जरिए हो रहा है। वैस्कुलर टिश्यू में जाइलम का जिक्र कर रहे हैं। जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू है, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग सेल्स इसमें पाए जाते हैं। इट कंडक्ट्स व्हाट? इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, कहां से कहां तक? रूट से स्टेम तक, लीफ तक, सब जगह से। जड़ में से पानी जो है बढ़ना शुरू हुआ, आगे तने तक गया, टहनियों तक गया, पत्ते पत्ते तक पहुंच गया। आपको दिखाया गया यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम, जाइलम का जिक्र करा तो फ्लोएम का भी जिक्र करते हैं। फ्लोएम किस लिए है जी? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स। प्लांट की किचन क्या है? कहां बन रहा है भोजन? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहां हो रही है? लीव्स। तो जो भोजन लीफ में बना है वो लीफ से लेकर के जगह जगह तक पहुंचना है। चाहे कोई चीज लीफ से ज्यादा ऊंचाई में हो, मतलब ग्रोइंग बड हो सकती है कोई, या फिर वो रूट तक हो। भोजन तो रूट को भी चाहिए ना, जड़ों को भी चाहिए। सो मान लीजिए लीफ इस पोजीशन पे है तो अप भी और डाउन भी। कई प्लांट्स ऐसे भी तो हैं जो जड़ों में भोजन को स्टोर करके रख लेते हैं, स्टोरेज रूट्स भी हमने पढ़े थे, ठीक है जी। सो फ्लोएम, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल होता है, राइट, फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। डायग्राम में देख लीजिए, यहां पे दिखाया गया ग्लूकोज प्रोडक्शन हुआ है लीफ में, और बड की तरफ भी जा रहा है, और नीचे जमीन की तरफ भी, रूट्स तक भी पहुंच रहा है। ग्लूकोज मूव्स डाउन टू द ग्रोइंग रूट, ग्लूकोज मूव्स अप इन द ग्रोइंग बड, टुवर्ड्स द ग्रोइंग बड। भोजन की आवश्यकता तो हर कहीं है ना, बना एक जगह पे, साइट ऑफ प्रोडक्शन से वो साइट ऑफ रिक्वायरमेंट, साइट ऑफ स्टोरेज, वहां तक पहुंचेगा, राइट। सिंपल बातें हैं, सिर्फ हम एक तरह से रिकैप कर रहे हैं इनको। चलो जी, मेथड्स फॉर ट्रांसलोकेशन, आपका अगला हेडिंग है राजा बेटा, मेथड्स फॉर ट्रांसलोकेशन। ये ऑपरेट करेगा या तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होना चाहिए या नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दोनों तरह का। हाइड्रो वर्ड यहां पे इस्तेमाल हो रहा है तो याद कीजिएगा कि हाइड्रो इज हियर रेफरिंग टू द फ्लूइड, लिक्विड यानी पानी जो है। अब देखिए, आपको दो बातें दिखाई गई हैं। एक होज पाइप है, गार्डन में आपने देखा है ना, पाइप होती है जिससे हम पौधों को पानी भी देते हैं, है ना। बड़े प्रेशर से, पीछे से पानी ज्यादा प्रेशर से आ रहा है और अपने कम प्रेशर की तरफ जा रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव प्रेशर है। और आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि कांच का ग्लास है, उसमें आपने पानी भरा, कोल्ड ड्रिंक भरी, है ना, हमने एक स्ट्रॉ लगाई और ऐसा करके जब हमने इसे सक करा तो हमने स्ट्रॉ के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो अपने आप पानी उठ के या कोल्ड ड्रिंक उठ के हमारे मुंह की तरफ आ गई, ठीक है जी। तो सक्शन थ्रू द स्ट्रॉ, इट इज गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव प्रेशर। और जो गार्डन होज पाइप है वो आपको एक पॉजिटिव प्रेशर का एग्जांपल दे रहा है, मोटर के जरिए जो है पानी तेजी से, प्रेशर से मोटर उसे आगे फेंक रही है, तो पॉजिटिव प्रेशर जा रहा है। नेगेटिव प्रेशर में क्या है कि जब हमने सक करा है उस स्ट्रॉ के थ्रू, उसमें जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है उसके कारण वो चीजें ऊपर उठी, अपने हायर से अपने लोअर प्रेशर की तरफ गई। क्लियर है जी? दो बातें ध्यान रखिएगा, ये बेसिक फंडामेंटल आगे इस्तेमाल होंगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हाउ डज वाटर एंटर द प्लांट्स? पानी कैसे एंटर करेगा? देखो जी, यहाँ पे एक नन्हा सा पौधा दिखाया गया है, उसकी जड़ें दिखाई गई हैं। रूट का स्ट्रक्चर याद करके देखिए, रूट में हमने रूट कैप पढ़ा था, बिल्कुल टिप पे जो होता है। रूट हेयर आपने पढ़े, राइट जी। रूट हेयर सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। सो पानी जो है वो डायरेक्टली रूट के सेल्स के थ्रू तो हो ही रहा है, रूट हेयर के थ्रू उस चीज की जो है एंटर करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया रूट हेयर ने बढ़ा दिया। देखते हैं जी, रूट हेयर क्या थे?
थिन वॉल्ड, वॉल इनकी पतली है, स्लेंडर एक्सटेंशंस ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स। प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी की बातें अब याद है ना आपको? मैंने कहा था ना, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो आगे हमें काम आएंगी। तो रूट हेयर क्या थे? छोटे छोटे आउटग्रोथ जो हैं एपिडर्मिस से, एक्सटेंशंस जो हैं एपिडर्मिस की, वो रूट हेयर है। ठीक है जी। ये क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन पानी का भी होगा, मिनरल्स का भी होगा, तो सरफेस एरिया रूट हेयर ने जो है बढ़ा दिया। ठीक है जी। आप देखिए यहाँ पे ये रूट का आपको ऐसे सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। ये रहा रूट हेयर और पानी किस प्रकार से एंटर कर रहा है रूट हेयर के जरिए। नाउ अब सिर्फ पानी नहीं है भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स का भी होगा। सॉइल में मिनरल्स भी तो हैं, सो वो भी तो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ना, तो उनके पीछे पीछे पानी जो है चला जाएगा। What else can help roots in absorption of water? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। अभी हमने ये देखा कि रूट हेयर के जरिए पानी अंदर जा रहा है, एग्रीड। और क्या रूट हेयर के अलावा और भी कोई चीज है जो मदद कर सकती है इसमें? याद आया? देखिए स्क्रीन पे माइकोराइजा जिक्र करा है हमने इसका पहले। लिखिए एक बार माइकोराइजा, स्पेलिंग गलत मत करना। फंगस कुछ याद आ रहा है? फंगस का एसोसिएशन कहीं आ गया नहीं याद? सो देखिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट सिस्टम। बहुत फायदेमंद फंजाई भी होते हैं। प्लांट्स की रूट्स के साथ वो अपना एक क्लोज एसोसिएशन बना लेते हैं जो कि फायदेमंद रहता है। ठीक है जी। सो फंगल फिलामेंट्स दे फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट्स। These filaments penetrate the root and increase water absorption. तो यहाँ पे आपको with mycorrhiza दिख रहा है, यहाँ पे without mycorrhiza दिख रहा है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब चीजें भी मिल जाएंगी प्लांट को, एक और बेहतर जो है उसके कहेंगे कि हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज माइकोराइजा। लिख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ फंजाई with the roots of certain plants. That association is mycorrhiza. Okay, and it is helping in water absorption because it's going to increase the surface area, and it is also helping in absorption of certain minerals. phosphorus है, nitrogen है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको एक बात बताता हूं मैं। ये देखो जी, आप कहेंगे कि डाइकोटोमी क्यों लिखा है, ये दो रास्ते क्यों लिखे हुए हैं? एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट दो टर्म्स हम समझने जा रहे हैं, नोट करेंगे। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, अच्छे से समझा रहा हूं आपको, दोनों टर्म्स दिमाग में बिठा लीजिए। एपोप्लास्ट क्या है और सिम्प्लास्ट क्या है, समझो जरा। अभी आप स्क्रीन पे मत देखो जो भी लिखा है, मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, गौर से देखते हैं जी। सेल 1, सेल 2 या सेल ए, सेल बी, राइट? इनको करीब करीब ले आते हैं अपना। ऐसे इमेजिन कर लीजिए और कितने सारे सेल्स हैं। प्लांट सेल को कवर करती हुई सेल वॉल होती है। इस सेल की अपनी सेल वॉल होगी, इस सेल की भी अपनी सेल वॉल होगी, ये दोनों पास पास हैं। ऐसे और सैकड़ों सेल्स इमेजिन कर लीजिए। हमने पानी का बहाव इन सेल्स की तरफ भेजा, ठीक है जी। तो दो सेल्स के बीच वाली स्पेस में से भी तो निकलता हुआ पानी आगे बढ़ेगा, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में से, है ना? और ऐसा भी होगा कि एक सेल में पानी एंटर कर गया और सेल के प्रोटोप्लाज्म से दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म के बीच में अगर कोई जंक्शन बना हुआ है, उसके जरिए भी पानी जाएगा। तो वो सिम्प्लास्ट कहलाता है, जब दो सेल के प्रोटोप्लास्ट के बीच में जा रहा है। तो ध्यान रखना, इंटर सेलुलर, राइट? इंटर सेलुलर दो सेल्स के बीच में एडजेसेंट स्पेस के थ्रू होता हुआ। अभी आपको दिखाएंगे भी आगे इस चीज को। चलो समझते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट पाथवे क्या है जी? देखिए जरा गौर से। वाटर पासिस थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस, ये टर्म ध्यान रखने वाली है। इंटरसेलुलर, दो सेल्स के बीच वाली जगह इंटरसेलुलर है। इंट्रासेलुलर मत लिख देना, कंफ्यूज मत हो जाना। इंटरसेलुलर, ठीक है जी। वाटर पासिस थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड द सेल वॉल्स ऑफ द इंटरवीनिंग सेल्स, जो सेल्स उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, उन दोनों के बीच में से होकर के, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में से, इंटरसेलुलर स्पेस में से पानी होकर के जा रहा है। डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यहां पे पानी ने किसी सेल की मेम्ब्रेन को पार नहीं करा, किसी सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू पेनिट्रेट नहीं करा,
या किसी भी सेल के प्रोटोप्लाज्म तक नहीं पहुंचा है, साइटोप्लाज्म तक नहीं पहुंचा है। गौर से देख लीजिए, यहाँ पे आपको इस वीडियो में दिख पा रहा होगा, ऐसे डॉट 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 बढ़ते 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 आगे दिख रहे हैं। सो सेल्स के बीच 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 में से होता हुआ आगे जो है पानी जा रहा है। इज इट क्लियर? दिस इज एपोप्लास्ट, राइट? ध्यान रहेगा। चलो मैं रफली बना के भी दिखाता हूं। मान लीजिए हमने ये एक सेल दिखाया, ये हमने दूसरा सेल दिखाया, ये हमने तीसरा सेल दिखाया, ये एक और। सो यहां से दो सेल्स के बीच बीच में करता हुआ हमने पानी आगे दिखा दिया। क्लियर है जी? एपोप्लास्ट। चलो अब दूसरा टर्म बताता हूं आगे आपको, सिम्प्लास्ट पाथवे। प्लीज राइट डाउन सिम्प्लास्ट पाथवे। आई वांट कि आप स्पेलिंग भी ठीक लिखा करें, चीजों के गलती ना करें। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है बेटा? वाटर ट्रेवल्स थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ इंटरवीनिंग सेल्स। इंटरवीनिंग का मतलब यहां पे है कि जो उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, भागीदार जो है उसमें। सो वाटर ट्रेवल्स थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द इंटरवीनिंग सेल्स। पहले मैं रफली दिखाता हूं। मान लो ये है एक सेल, ये है दूसरा सेल, ठीक है? यहां पे है पानी, वाटर, तो यहां से होता हुआ ये यहां तक गया, पूरे साइटोप्लाज्म को पार करके दूसरे सेल तक गया, तो ये सिम्प्लास्ट हुआ। ठीक है? इसका मतलब है दो नेबरिंग सेल्स के बीच में कोई जंक्शन तो होगा, कोई रास्ता तो होगा जिसके थ्रू गया है वो, है ना? वो रास्ता क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा। इंपॉर्टेंट। Neighboring cells, please note down, neighboring cells are connected through bridges and the bridges are called plasmodesmata. This can be framed as a question. मैंने क्वेश्चन मार्क आगे लगा दिया है यहाँ पे कि इस चीज को एक प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। Simplast pathway. Water travels through the cytoplasm of the intervening cells. Neighboring cells are connected by bridges, junctions, which are called plasmodesmata. देखते हैं जी, What exactly are these plasmodesmata? थोड़ा हम और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं, गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है। Let's see. They are formed during cell division. जब प्लांट सेल डिवाइड करते हैं, याद कीजिए, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। हमने सेल डिवीजन पढ़ते समय ये बात पढ़ी थी, माइटोसिस पढ़ते समय ये बात पढ़ी थी कि कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का विभाजन एंड साइटोकाइनेसिस, राइट? वहां पे सेल जो है, प्लांट सेल जो है, उसमें बताया था सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है कैसे। सो दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन व्हेन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेलुलर ऑर्गेनेल है ER, is incorporated into the developing cell plate, right? ये देखिए, ये एक सेल, सपोज सेल A, ये रहा सेल B, तो यहां पे आपको ये दिख रहा है जंक्शन दो सेल्स के बीच में, और ये आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जब बनने जा रहा है वहां पे इसका इन्वॉल्वमेंट है। दिस क्रिएट्स अ साइटोप्लाज्मिक चैनल कनेक्टिंग द टू प्लांट सेल्स। एक चैनल बन गया दोनों के बीच में, जिसके जरिए बहुत सारी चीजें इधर से उधर, उधर से इधर जा सकती हैं। सिर्फ पानी नहीं, कई मिनरल्स भी और कई बार वायरसेस भी, राइट? प्लांट्स को भी वायरसेस इफेक्ट करते हैं, तो वो भी प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू ट्रेवल कर जाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब याद करो जब हमने एनाटॉमी पढ़ी थी, वहां पे हमने जब सेक्शंस पढ़े थे, हमने टीएस ऑफ द मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना। वहां पे आपको बताया था कि एंडोडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस क्या है, वेस्कुलर बंडल्स। तो एंडोडर्मिस याद करके देखिए, एक बात आपको बताई थी, एक टर्म हमने वहां पे पढ़ी थी, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस टर्म? बताइएगा ईमानदारी से। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स याद है? रिवाइज करिए, चीजें पढ़ा था ना हमने ऑलरेडी। देखिए जी, कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या था? द टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। आई विल रिपीट, the tangential and radial walls of endodermal cells have suberin deposition. suberin का deposition है जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है। हाँ, सुबरिन का deposition हो जाने से कई चीजों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है वहां पे, ये बात हमने पढ़ी थी। सुबरिन इज अ वैक्सी लेयर एंड हेंस इम्पर्मिएबल टू वाटर। तो भाई जहां पे फिर स्यूबरिन आ गया, तो वो जो एपोप्लास्ट वाले ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे, सोच के देखिए कि क्या वो हो पाएगा, क्योंकि वो तो इम्परमिएबल है पानी के लिए। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट टर्म्स ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक है जी? यहाँ पे देखिए सेक्शनल व्यू में कॉर्टेक्स दिख रहा है आपको, ये रहा जी कैस्पेरियन स्ट्रिप, और यहाँ पे एक अलग तरीके से आपको ये वैक्सी लेयर दिखाई गई है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, जहां पे कि स्यूबरिन है जो कि इम्परमिएबल टू वाटर है।
अब यहीं पे याद कर लीजिए बेटा, एक पैसेज सेल्स भी बताए थे, इंपॉर्टेंट है। लेट मी राइट हियर पैसेज सेल्स। ये सेक्शनल व्यू याद आ रहा है आपको, राइट? लेबलिंग देखें एक बार। दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज एंडोडर्मिस, और ये रहा कैस्पेरियन स्ट्रिप जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया है। बीच बीच में हमें पैसेज सेल्स नजर आ रहे हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप में बीच बीच में पैसेज सेल्स हैं, तो वो पैसेज सेल्स अलाउ कर देंगे चीजों के फ्लो को, राइट? क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वहां पे स्यूबरिन हो जाने के कारण पानी के लिए परमेबिलिटी नहीं रह जाती। पैसेज सेल्स क्या हैं? few endodermal cells which do not have suberin deposition. Please write down passage cells. पैसेज शब्द के नाम से पता चल रहा है चीजों का पैसेज जो है वो प्रदान करेंगे, अलाउ करेंगे मूव करना उन्हें। There are few endodermal cells which do not have suberin deposition, which is a waxy material. These cells, what they do? They allow the water to pass through. ये पानी को जाने देंगे एक से दूसरी जगह तक। इसको कुछ इस तरह से समझ लो कि भाई एक डैम बना हुआ है, ये देखो ये पानी भरा है ना, यहाँ पे डैम है, हमने उसकी दीवार बना दी, एक ऊंची दीवार, वो है कैस्पेरियन स्ट्रिप। वो कह रही है कि भाई मैं पानी को नहीं जाने दूंगी, लेकिन डैम में भी तो बीच में रास्ते होते हैं ना जहां से पानी फ्लो करके चला जाता है, तो उस रास्ते को आप समझ लो पैसेज सेल है, ठीक है? व्हाट आर पैसेज सेल्स? सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स व्हिच allow the flow of water, the cells present in that Casparian strip. Casparian strip में क्या है? Suberin का deposition है, ठीक है जी? चलो एक बार समझते हैं इसको। एपोप्लास्ट पाथवे जो हो जाएगा, एपोप्लास्टिक पाथवे डिसकॉन्टिन्यूज एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप। जहां कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है वहां एपोप्लास्ट पाथवे नहीं हो पाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि सुबरिन है, पानी को वो अलाउ नहीं कर रहा। तो यहां पे फिर वो सिम्प्लास्ट वाला तो होता रहेगा ना, क्योंकि सिम्प्लास्ट वाला तो सेल टू सेल हो रहा है उस जंक्शन के थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, तो वो कंटिन्यू रहेगा। आफ्टर क्रॉसिंग द एंडोडर्मिस, apoplastic pathway is resumed in the xylem vessels. Let's read again. After crossing the endodermis, जब वो एंडोडर्मिस को क्रॉस कर गया, एपोप्लास्ट पाथवे फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा जाइलम वेसल्स में, राइट जी? डायग्राम ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे हमने एपिडर्मिस दिखाया है, उसके बाद ये एंडोडर्मिस है, ये जाइलम की वेसल्स हैं, ठीक है? और इधर हमने दिखा दिया है जी कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। ये सारी टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में, इसीलिए एम्फेसिस देता हूं कि हर सेशन अटेंड करने, साथ के साथ कोशिश करने हैं नोट्स बनाने की, रनिंग नोट्स की। रिवीजन इज मैंडेटरी। डीपीपी प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वो भी जरूरी है। टर्मिनोलॉजी तभी रिटेन्ड रहती है, ऐसे नहीं, ठीक है जी? ये देख लीजिए, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ये टर्म्स आज हमने सीखी। एपोप्लास्ट दो एडजेसेंट सेल्स के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होता हुआ जाएगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप जहां आ जाएगी वहां नहीं होगा, राइट? सिम्प्लास्ट में तो दोनों सेल्स के बीच में सेलुलर जंक्शंस बने ही हुए प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इसमें बड़ी सारी चीजें समझ आ जाएंगी आपको। एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट कंपेयर हो जाएगा। हमने एपोप्लास्टिक पाथवे के लिए रेड कलर दिया है और हमने सिम्प्लास्टिक पाथवे के लिए ब्लू कलर दिया है। आपको प्लांट का सेक्शन नजर आ रहा है, लेबलिंग नजर आ रही है सारी। ये रही जी एपिडर्मिस, ये है यहाँ पे रूट है, तो हमने रूट का सेक्शनल व्यू दिखाया है। ये है अंदर एंडोडर्मिस, रूट से पानी एब्जॉर्ब हुआ एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे से। एपोप्लास्ट हमने रेड कलर से दिखाया है, ये देखिए। अब देखिए पानी चलता चलता और कहां आकर के फिर ये रुकावट आ जाएगी, वो आपको ध्यान रखना है कैस्पेरियन स्ट्रिप पे। सिम्प्लास्ट वाला हमने ब्लू कलर से दिखाया है और आप देखिए कि वो कॉन्टिन्यू है, राइट? दो सेल्स के बीच बीच में जो जंक्शंस हैं उसके थ्रू कॉन्टिन्यू होता होता वो अल्टीमेटली जाइलम वेसल्स तक पहुंच रहा है। सिंपल कंसेप्ट है एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट जंक्शंस बने हुए प्लाज्मोडेस्माटा, सेल डिवीजन के टाइम पे जो बन जाते हैं, एक सेल के साइटोप्लाज्म से होके गुजरती हुई चीजें दूसरे सेल तक, सेल टू सेल टू सेल टू सेल, ऐसे ऐसे आगे पहुंच जाती हैं, इनमें रुकावट नहीं आ रही। कंपेयर कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में, आप भी लिखेंगे साथ साथ, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। एक टेबल बनाइए और टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस नोट कीजिए। एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट क्या था? कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में।
सिम्प्लास्ट सेल के थ्रू होके गुजर रहा है, कंसिस्ट ऑफ लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है जी, ये सेल वॉल के थ्रू, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू है। यहां पे साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस हैं। व्हाट आर दोज साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस कॉल्ड? बताइए। प्लाज्मोडेस्मेटा। लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। एपोप्लास्ट में इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू, सिम्प्लास्ट में प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, राइट। लिटिल रेजिस्टेंट टू वाटर मूवमेंट, यहां पे पानी की मूवमेंट को उतना रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, वो बिना रुकावट बढ़ता रहा है आगे। यहां पे ग्रेटर रेजिस्टेंट टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ग्रेटर रेजिस्टेंस मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को, राइट जी। तो जहां पे रेजिस्टेंस कम था एपोप्लास्ट में, वो तेजी से चला गया, फास्टर हो गया। यहां पे कंपैरेटिवली स्लोअर हो जाएगा। एस से सिम्प्लास्ट, एस से स्लोअर, ऐसे याद कर लो। ठीक है, होगी चीजें याद। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट समझ आ गया। क्या पढ़ रहे हैं जी हम? मास और द बल्क, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसलोकेशन वाली प्रक्रिया। मैंने शुरू में बताया कि ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ही इसमें काम नहीं आएंगे, क्योंकि 1 मीटर की दूरी भी अगर तय करनी पड़ गई डिफ्यूजन के जरिए, उस प्रक्रिया में कई साल लग जाएंगे। सो प्लांट की जड़ से अगर प्लांट के ऊपर टॉप तक पहुंचाना पड़ा हमें कोई भी चीज, तो भाई संभव ही नहीं है, इतना ज्यादा समय थोड़ा ना लगना चाहिए। फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। ओके, नाउ अब समझते हैं हम एक चीज दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। आपने कई बार देखा होगा कि भाई आप सुबह उठे और अगर आपने घर में कुछ गार्डन में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो उनके पत्तों पे आपको पानी की हल्की हल्की बूंदें नजर आती हैं, टपक रही होती हैं, ये पत्ते की सतह पे भी नजर आती हैं। वो कहां से आ गई भाई? रात को कोई बारिश तो हुई नहीं थी, वो पानी कहां से आ गया वहां पे? तो अब हम एक चीज समझने वाले हैं दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर, राइट। कि किस प्रकार अगेंस्ट द ग्रेविटी भी जमीन से उठ करके पानी जो है वो पत्तों की सतह तक पहुंच गया। सो रूट प्रेशर क्या है? मूवमेंट ऑफ आयंस एंड वाटर। प्लीज लिखिए साथ के साथ, रूट प्रेशर इज मूवमेंट ऑफ आयंस एंड वाटर। कहां से कहां तक? फ्रॉम द सॉइल, राइट। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड आयंस फ्रॉम द सॉइल इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। यह जाइलम में प्रेशर को बढ़ा देता है, राइट। रूट से पानी लगातार और आयंस लगातार आगे आ रहे हैं जाइलम में, तो स्वाभाविक सी बात है वहां प्रेशर बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि रूट से एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ आयंस का। आयंस अगर आए तो रूट सेल के अंदर जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा। सोल्यूट कंसंट्रेशन अगर रूट सेल के अंदर बढ़ गया है तो वाटर पोटेंशियल कम हुआ, तो वाटर अपने हायर पोटेंशियल से अपने लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। रूट हेयर में एंटर करा, रूट सेल में, वहां से आगे आगे बढ़ता गया। ठीक है जी। सो पॉजिटिव प्रेशर जो है डेवलप हुआ है इस प्रक्रिया के समय, दैट इज कॉल्ड रूट प्रेशर। समझ आ गई बात? रूट हेयर सेल में सॉइल में से मिनरल्स गए, मिनरल्स के पीछे पीछे पानी गया, एक प्रेशर डेवलप हो गया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रूट प्रेशर, राइट जी। यही रूट प्रेशर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उस प्रक्रिया के लिए जो अभी अभी मैंने बताई थी। क्या है जी? देखते हैं मैनिफेस्टेशन क्या है इस रूट प्रेशर का। इफेक्ट्स ऑफ रूट प्रेशर are most observable at night and early morning। रात के समय और प्रातः काल, सुबह के समय आप रूट प्रेशर के कारण जो नतीजा हुआ है उसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सेस वाटर कलेक्ट्स अराउंड द ओपनिंग्स ऑफ द वेन्स। लीफ का स्ट्रक्चर याद कीजिए, वेन, वेनलेट्स आपने पढ़ा था। सो एक्सेस पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये नल खुला एक और देख रहे हैं कि एक बूंद बूंद पानी टपक रहा है। ऐसे ही आपने देखा इस पत्ते के किनारे पे बिल्कुल आकर के कोने पे आपको पानी की बूंदें नजर आ रही हैं। तो यह प्रक्रिया है जी जो रूट प्रेशर के कारण हुई। दिस इज गट्टेशन। एक नया टर्म अब आपके सामने आया, दैट इज गटेशन। प्लीज राइट डाउन स्पेलिंग बी, GUTTATION, गट्टेशन। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गट्टेशन क्या है? लिखेंगे प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन। एक्सुडेशन का मतलब है किसी चीज का निकल आना बाहर, राइट, रिलीज आउट होना। द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड, राइट, उस लिक्विड में पानी है, पानी में घुली हुई और चीजें भी होंगी। द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम मार्जिन्स ऑफ लीव्स। लीव्स के मार्जिन्स पे यह प्रक्रिया हमें नजर आती है। एक्सुडेशन अकर्स थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स कॉल्ड हाइडाथोड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात भी हमने पढ़ी थी जब हमने एनाटॉमी वाला पोर्शन पढ़ा था।
हाइडेथोड्स क्या है, लेंटिसिल्स क्या है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. लेट मी अगेन रिपीट. गटेशन. गटेशन पानी के निकलने की एक प्रक्रिया है जो हाइडेथोड्स के थ्रू होता है, राइट. स्पेशल ओपनिंग्स हैं और लीफ के बिल्कुल आपको किनारे पे, कोने पे या वेन्स जो है वहां पे ओपनिंग पे आपको ये चीज नजर आएगी, पानी की जो बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी. हाइडेथोड्स याद करके देख लीजिए. यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द लीफ एपेक्स दिखाया गया है. लीफ के एपेक्स का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है. कैन यू सी दिस हाइडेथोड, दिस ओपनिंग, राइट. क्लियर है जी? याद है? एनाटॉमी के लेक्चर से कंपेयर कर सकते हैं. ये आपको सबसे बाहर वाली लेयर क्यूटिकल भी नजर आ रही है. चलो, गटेशन तो हम समझ गए. पानी से रिलेटेड एक और प्रक्रिया भी, ट्रांसपीरेशन. याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि एक प्लांट को बहुत सारा पानी चाहिए होता है. कई पौधों को तो अपने वजन से भी कई गुना ज्यादा पानी चाहिए. मस्टर्ड प्लांट का एग्जांपल लेकर के भी हमने देखा था. लगातार इतना पानी प्लांट के अंदर जा रहा है, तो फाइनली वो इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं, बहुत कम परसेंटेज इस्तेमाल हुई. बाकी तो सारे का सारा पानी उड़ गया भाई. ट्रांसपीरेशन. सो प्लीज अब आप हेडिंग देंगे ट्रांसपीरेशन, राइट जी. देखते हैं ट्रांसपीरेशन क्या है. लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में उसका लॉस हो रहा है. कहां से? फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो जमीन से ऊपर है, हवा में जो है, जो हिस्से हैं, वहां से लगातार लॉस हो रहा है पानी का. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन की इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे. सो पहले हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं. ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. पानी का ये जो लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर्स विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपिरेशन. ये ट्रांसपिरेशन हो कहां से रहा है? क्या ये स्टोमेटा के थ्रू है? क्या ये लेंटिसिल्स के थ्रू है? क्या ये बार्क के थ्रू है? या ये स्टोमेटा के थ्रू है? तो इस आधार पे ट्रांसपिरेशन 4 प्रकार का है. ध्यान दीजिएगा बेटा, ट्रांसपिरेशन के ये 4 प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं. सो ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर in the form of vapors from the aerial parts of the plants, right? Depending upon the structure which is involved in this process, उसके आधार पे 4 तरह का है. और कौन कौन सा 4 तरह का? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन नंबर 1, नंबर 2 क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, नंबर 3 लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन एंड नंबर 4 इज बार्क ट्रांसपिरेशन. बार्क याद कर लीजिए, पढ़ा है हमने पहले. सो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्रांसपिरेशन के 4 प्रकार, वन बाय वन ये चारों टाइप्स हम देखेंगे. डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन गटेशन, हाइडेथोड्स, राइट, ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा, लेंटिसिल्स, क्यूटिकल, बार्क. कंफ्यूज नहीं होना है, रिटेन रखनी है चीजें साथ के साथ. ठीक है जी. चलो, ट्रांसपिरेशन के 4 प्रकार और पहला हम जिक्र करते हैं स्टोमेटा के थ्रू होने वाला ट्रांसपिरेशन, दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. ठीक है, स्टोमेटा याद है ना आपको? ओपनिंग्स जो हमने पढ़े थे लीफ में, स्टोमेटा. स्टोमेटा का स्ट्रक्चर गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल डंबल शेप्ड है, ये किस प्रकार के हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट, ये सब चीजें हम कर चुके हैं ऑलरेडी. चलो, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या है? Transpiration that occurs from the tiny apertures called stomata. जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया स्टोमेटा के थ्रू हो रही है वह स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहलाती है. स्टोमा मींस ओपनिंग. उन ओपनिंग्स के थ्रू क्या एंटर करता है? याद है आपको? क्या एंटर करेगा स्टोमेटा के थ्रू? बताइए. ईच स्टोमा, स्टोमा का मतलब हो जाता है माउथ या कोई पोर या ओपनिंग, is surrounded by specialized epidermal cells called guard cells. अच्छा, याद करके देखो, मैंने ऐसे बना के भी दिखाया था, है ना, somewhat like this. ऐसा हमने बनाया था भाई, ये एक गार्ड सेल, फिर हमने कहा था ये इस तरह का दूसरा गार्ड सेल. याद है स्टोमेटा कैसे ओपन हो रहे थे, स्टोमेटा क्लोज कैसे होते हैं, ये बातें हमने पढ़ी थी. ठीक है, इस तरह की स्टोमेटा थे. Now, this type of transpiration, that is stomatal transpiration, it accounts for 50 to 97% of the total transpiration. तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि इन चारों प्रक्रियाओं में से 4 कौन कौन सी? स्टोमेटल, क्यूटिक्यूलर और लेंटिक्यूलर एंड बार्क.
इनमें से सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो 50 to 97% जो है दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, राइट। लीफ का स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने, सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। यू कैन सी दिस एपिडर्मल अपेंडेज, यू कैन सी दीज एपिडर्मल सेल्स, कैन यू सी दी स्ट्रक्चर्स स्टोमेटा, नीचे की साइड में स्टोमेटा दिख रहे हैं आपको, राइट। ये है जो स्टोमेटा, क्लियर हो रहा है। इस 3 डायमेंशनल फिगर में आपको लीफ का स्ट्रक्चर जो सेक्शनल व्यू है ये क्लियर कर रहा है स्टोमेटा की शेप। मोनोकॉट एंड डाइकॉट में रिलेट करके देखते हैं। मोनोकॉट्स में हमने पढ़ा था डंबल शेप है, डंबल शेप है इनका, और बीन शेप है जी डाइकॉट्स। मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स, डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स, हमने स्टोमेटा का शेप ऑलरेडी भी डिस्कस करा था, फिर से रिकॉल कर रहे हैं। मोनोकॉट्स में डंबल शेप्ड, डाइकॉट्स में बीन शेप्ड होते हैं। अब स्टोमेटा के खुलने या बंद होने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड, पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। सेलुलोज का स्ट्रक्चर छोटे छोटे पतले पतले माइक्रोफाइब्रिल्स की फॉर्म में है। स्टोमेटा के अंदर मौजूद ये माइक्रोफाइब्रिल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके खुलने या बंद होने वाली इस प्रक्रिया में। गौर कीजिएगा, गार्ड सेल्स जब टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा ओपन है। अच्छा, इन सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का ओरिएंटेशन देखना, रेडियली ओरिएंटेड है। रेडियल ओरिएंटेशन जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा है, उसकी स्पोक्स होती है ना, वो तारें जो है ऐसे रेडियल अरेंजमेंट होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे इन गार्ड सेल्स के अंदर स्टोमेटा जो है उसे ओपन क्लोज कराने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडियल अरेंजमेंट आपको कितनी खूबसूरती से नजर आ रहा है, ये वाली चीज पे फोकस कीजिएगा, ठीक है जी। सो रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, राइट। ये सेल का सेल वॉल है, यहाँ पे वैक्यूल दिखाया गया है, ये वाली चीज गार्ड सेल दिखाई गई आपको। इज इट क्लियर? प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर रेडियली ओरिएंटेड। इनका ये रेडियल ओरिएंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो चारों तरफ से एक इक्वल तरीके से तनाव या खिंचाव पैदा करेगा, जिसके कारण कि ये ओपन हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, रोल of the radial orientation of cellulose microfibrils, नोट कीजिए, रोल ऑफ रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, राइट, ये आप जानते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है। यहां पे देखिए ये रहा जी हमारा स्टोमेटल गार्ड सेल्स, जिसमें रेडियली ओरिएंटेड सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। ओके, जो इनर वॉल है गार्ड सेल की वो थिक है, राइट। गार्ड सेल्स आर अटैच्ड एट देयर एंड्स, एंड में गार्ड सेल्स अटैच्ड हैं, राइट। Radial orientation of cellulose microfibrils and the thickened inner wall in the opening or closing of the guard cells. इनर वॉल जो है गार्ड सेल की, अच्छा मान लो ये बीच वाली ओपनिंग दिखा रहा हूं, ये है ना, ये गार्ड सेल की, इधर एक गार्ड सेल होगा, ये उसकी इनर वॉल है, ये थिकंड है, राइट, आउटर वॉल के कंपैरिजन में। तो रेडियली ओरिएंटेड फाइबर्स जो है वो इस प्रकार एक तनाव पैदा करते हैं कि गार्ड सेल जो है ऐसे लंबाई में बढ़ जाते हैं और वो ओपन हो जाता है, पोर जो होता है उनके बीच में, दैट इज स्टोमा, राइट। आगे देखते हैं जी। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ध्यान दीजिएगा, गार्ड सेल्स के क्या रोल हो जाता है स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में, गौर कीजिएगा। इस डायग्राम पे आप गौर कीजिए, ये आपको वीडियो फॉर्म में जो नजर आ रहा है, गार्ड सेल के अंदर आप देख पा रहे हैं एक आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस दिख रहा है जी, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हुआ, मैलिक एसिड बन रहा है, मैलेट देख पा रहे हैं आप यहाँ पे एक चीज पे गौर कर पा रहे हैं, पर्टिकुलर आयंस का ट्रांसपोर्टेशन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे गार्ड सेल की मेम्ब्रेन के क्रॉस। जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, यू कैन सी दैट दी हाइड्रोजन आयंस जो है H+ जो है गार्ड सेल से बाहर फेंका गया, राइट जी। एटीपीएस इन्वॉल्व है इसमें, पढ़ेंगे ये चीज हम आगे भी। H+ बाहर गए, K+ अंदर आया, पोटाशियम अंदर आया है, ठीक है जी। देखिए जी, दिखाएगी ये चीज यहाँ पे, ये गौर कीजिएगा, K+ अंदर आ रहा है, H+ बाहर गया, K+ अंदर आया, जिससे कि देयर इज इंक्रीज्ड आयनिक कंसंट्रेशन।
गार्ड सेल्स में आयनिक कंसंट्रेशन जो है बढ़ गई। अब गार्ड सेल्स में ये प्रक्रिया कब होगी भाई? पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जब उन्हें मिलेगी तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। हाइड्रोजन आयंस का पंपिंग आउट, पोटेशियम का पंपिंग इन। अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, राइट? पोटेशियम के अंदर जाने से देयर इज इंक्रीज इन आयनिक कंसंट्रेशन, जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है जी। वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द गार्ड सेल। आप जानते हैं जहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा वहां पे वाटर पोटेंशियल कम हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा। वाटर एंटर्स द गार्ड सेल फ्रॉम द सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में पानी एंटर कर जाएगा तो गार्ड सेल विल बिकम टर्जिड। नाउ मैं ये चीज रफली आपको यहां पे बना के भी दिखाता हूं। सपोज कीजिए ये मैंने आपको एक गार्ड सेल दिखाया, मैंने कहा जी H+ को बाहर निकाल दिया गया और K+ को अंदर। K+ अंदर जाने से गार्ड सेल्स में आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ा। आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ा तो स्वाभाविक सी बात है बाहर से पानी अंदर चला जाएगा, टर्जिडिटी हो जाएगी। टर्जिड हो जाना गार्ड सेल का मतलब स्टोमा ओपन हो जाएगा। समझ आई ये बात? क्लियर हुआ जी? सिंपल तरीके से समझा दिया है। पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, पर्टिकुलर रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, H+ बाहर गया, K+ अंदर आया, पानी ज्यादा अंदर आ गया। पानी अंदर आ जाने से टर्जिडिटी बढ़ गई, राइट? पानी अंदर क्यों आया था? क्योंकि पोटेशियम आयंस अंदर जाने से जो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा तो वाटर पोटेंशियल अंदर कम हुआ था। ठीक है, हो गया जी। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, हम क्या पढ़ रहे हैं जी? ट्रांसपिरेशन, राइट? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, पानी जो है वेपोरेट हो रहा है प्लांट के एरियल पार्ट्स में से, जिसमें से स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, उसके अलावा बार्क ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी हमने देखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज लेंटिसल्स। याद करके देखिए जी, ये लेंटिसल्स मैंने आपको बताए थे। ब्रोकन एपिडर्मिस, जब हमने पढ़े थे एनाटॉमी, जब हमने सेक्शनल व्यूज देखे थे, वहां पे ये बात हमने लेंटिसल्स की जिक्र करी थी, जहां जहां पे एपिडर्मिस ब्रोकन हो जाता है। तो लेंटिसल्स के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है दैट इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, राइट? सो ट्रांसपिरेशन अकरिंग थ्रू द एयरेटिंग पोर्स व्हिच आर मेनली प्रेजेंट इन द कॉर्क। कॉर्क में जो एयरेटिंग पोर्स प्रेजेंट हैं उनके थ्रू भी तो पानी का लॉस हो जाएगा, लेकिन काफी कम है इसका परसेंटेज। 0.1% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन दैट इज हैपनिंग थ्रू दी लेंटिसल्स, राइट? क्यूटिकल कवरिंग जो हमने पढ़ी थी ऊपर, क्यूटिकल के थ्रू क्या ये संभव है? यस। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन लगभग 3 से 10% के करीब रिस्पॉन्सिबल है। सो इट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, राइट? सरफेस ऑफ एपिडर्मल सेल्स जहां पे की क्यूटिकल है, लीव्स में, हर्बेशियस स्टेम्स में, राइट? पत्तों में है मेनली और हर्बेशियस स्टेम्स में। दैट इज क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, यानी क्यूटिकल के थ्रू होने वाला वाटर का लॉस। कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 to 10%। सबसे ज्यादा कौन सा था? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। बार्क ट्रांसपिरेशन में, बार्क याद करके देख लीजिए, हमने पढ़ा है बार्क के बारे में अपने एनाटॉमी के सेशंस में, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पे नहीं जा रहा हूं। बार्क के बारे में यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग। बार्क ट्रांसपिरेशन जो है इट इज अकरिंग थ्रू द बार्क ऑफ द वुडी स्टेम्स, राइट? एंड इट इज गोइंग टू अकाउंट फॉर 1% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन। ये लगभग 1% के करीब अकाउंट कर रहा है, राइट जी? लेंटिकुलर जो था वो 0.1% के करीब है। सबसे ज्यादा स्टोमेटल है, 50 से लेकर के 97% तक। स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी हमने देखा। सो विद दैट वी आर थ्रू विद दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और समझिएगा, इधर देखिए आप, रूट प्रेशर का हमने जिक्र करा था, याद है आपको? रूट प्रेशर कि रूट हेयर में जो मिनरल्स एंटर करे, पानी उनके पीछे एंटर करा, वो जाइलम में गया और एक प्रेशर डेवलप हुआ। क्या केवल यही काफी होगा? जड़ से लेकर के इतनी ऊंचाई तक, 300 फुट तक ऊंचाई हो सकती है, क्या केवल रूट प्रेशर इतने ऊपर तक पहुंचा सकता है पानी और उसमें घुली हुई चीजें? शायद नहीं, कोई और चीज भी रिक्वायर्ड होगी यहां पे। अकेला रूट प्रेशर के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। यानी ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो चाहिए, एक खिंचाव बन रहा होगा। अब वो किस तरह से बन रहा होगा ये ध्यान से समझिएगा। कई सारी फोर्सेस यहां पे इन्वॉल्व है ट्रांसपिरेशन पुल में। एडहेशन, कोहेशन एंड सरफेस टेंशन, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं जी? देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एडहेशन,
देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोहेशन एंड सरफेस टेंशन। ये तीन बेसिक फिनोमिनाज हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं। केवल रूट प्रेशर पानी को इतनी ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो इन्वॉल्व है, जिसमें क्या क्या फोर्सेस हैं। कोहेशन, जुड़ जाना किसी चीज का आपस में कोहेसिवली, क्या आएगी? ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्सेस। यहां पे पानी की बात कर रहे हैं, सो वाटर है इन्वॉल्व उसमें। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कोहेशन। आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी पानी की बूंदें जो है अट्रैक्ट होकर के मिलती जा रही है और एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना रही है जो ऐसे भागा जा रहा है। आप आगे आगे देखा होगा आपने ये कभी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट इज एडहेशन। आपने देखा है बारिश जब गिरती है तो वो कोई ऐसे मिस्ट या स्प्रे की फॉर्म में नहीं होती है, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं ना उसके। सेम सब्सटेंस ही तो है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जुड़े हैं वो आपस में, राइट? एडहेशन क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। गौर कीजिएगा परिभाषा में, कोहेशन में सेम सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल, जैसे पानी के और पानी आपस में सेम तरह के। एडहेशन, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। डिफरेंस ध्यान रखना, पहले सेम सब्सटेंस था, यहां पे डिफरेंट है। एग्जांपल जैसे वाटर एंड द वॉल ऑफ जाइलम। जाइलम के जो सेल्स हैं जिससे उसकी दीवारें बनी हैं, राइट जी, उनमें और पानी में भी तो आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दैट इज व्हाट इज एडहेशन, राइट? ऐसे पानी में और ग्लास में भी है। आपने कई बार देखा होगा बायोलैब में, या आप कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कांच की एक स्लाइड ली, उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदे डालिए और दूसरी स्लाइड रख दीजिए, कवर स्लिप रखिए, वो चिपक जाएंगे आपस में। देखा आपने कितना कितना मजबूती से चिपक जाती हैं वो चीजें, राइट जी? चलिए जी, दैट वाज एडहेशन। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है ये चीज। वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन द गैसियस फेज। लिक्विड फेज में जो है वो आपस में जो है वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा बेहतर तरीके से अट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू देयर एग्जिस्टेंस इन द गैसियस फेज। दैट इज व्हाट इज सरफेस टेंशन। पानी की बूंदें जो है, राइट, बारिश जब होती है तो वो गोल ही क्यों होता है, पढ़ा आपने ये चीज? यू नो दैट रीजन? ऐसे वो गोलाकार क्यों हो जाते हैं, ऐसे क्यूब फॉर्म में क्यों नहीं हो सकते? सरफेस टेंशन है इसका कारण, इसके पीछे कि वो क्या क्या वो जो स्फीयर बना है उसका सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होगा, या अगर कोई चीज क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। गौर कीजिएगा इस बात पे। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल का हम जिक्र कर रहे थे। ये ट्रांसपिरेशनल पुल जो होता है बेटा, इट इज मोर देन द ग्रेविटेशनल पुल। देखो ग्रेविटी भी तो उस चीज को नीचे को खींचेगी, पानी ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे भी तो गिर सकता है। तो जो ट्रांसपिरेशनल पुल हो रहा है, कोहेशन, एडहेशन, सरफेस टेंशन के कारण वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल पुल, तभी वो चीज उठ के यानी पानी उठ के ऊपर तक जा पाएगा, अन्यथा नहीं। एक और इंपॉर्टेंट बात, कैपिलरी एक्शन। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग फेमिलियर होंगे इस टर्म से। कैपिलरी ट्यूब भी शायद आपने देखी हो केमिस्ट्री लैब में। कैपिलरी एक्शन होता है बेटा टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड to rise up against gravity when confined within a very narrow tube। बड़ी पतली सी होती कैपिलरी ट्यूब, उसमें अगर कोई लिक्विड आपने रखा है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी उठ के अपने आप ऊपर चला जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ एडहेशन, कोहेशन एंड सरफेस टेंशन। ये तीनों बातें रिस्पॉन्सिबल होंगी कि भाई पानी आप रखा, मान लीजिए आपने बीकर में पानी रखा, उसमें कैपिलरी ट्यूब रखी, आप देखेंगे धीरे 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 आप कहेंगे अरे पानी अपने आप चढ़ के ऊपर जा रहा है, ये कैसे हो गया? वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में कोहेशन फोर्सेस था, वाटर एंड ग्लास में आपस में क्या था? एडहेशन था। और उसके अलावा वाटर वाटर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड स्टेट में, तो एक सरफेस टेंशन भी है जिसके कारण वो चीज ऊपर उठती जाती है, एंड दैट इज कैपिलरी एक्शन। सो नाउ यू कैन सी हियर ट्रांसपिरेशन पुल इन एक्शन। आपने देखा जी, ये थ्योरी जो है ये दी गई थी बाय डिक्सन एंड जॉली इन 1894। यहाँ पे कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि सूर्य देवता ने जो गर्मी दे रखी है, जो टेम्परेचर है, उसके कारण आप देख पा रहे हैं कि पौधे का पूरा रस चूस लिया है, राइट? सो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये चीज एक तरह से ना दिखाने के लिए, राइट? नाउ देखते हैं कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग वन बाय वन। ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स कॉजेज अ नेगेटिव सक्शन प्रेशर टू डेवलप।
मान लीजिए ये लीफ का सरफेस है, यहां से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी जो है चला गया एटमॉस्फेयर में, रूट से उठा था चला गया। जब यहां से लगातार पानी का लॉस हो रहा है वेपर्स की फॉर्म में प्लांट के सभी एरियल पार्ट्स में से, चाहे स्टोमेटा है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है, या फिर बार्क ट्रांसपिरेशन है, तो पानी उड़ गया वहां से, जिसके कारण एक नेगेटिव सक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ है। उससे क्या होगा? वाटर फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेस फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स विल एस्केप, पानी एस्केप कर जाएगा। To fill the deficit of water, molecules from deeper cells are withdrawn. Mesophyll सेल से निकला, राइट, लीफ से निकला, तो और गहराई वाले जो सेल्स हैं वहां से पानी आगे बढ़ेगा। डीपर सेल्स इन टर्न ऑब्टेन वाटर फ्रॉम जाइलरी एलिमेंट्स, वो कहेंगे भाई हम जाइलम से पानी खींचेंगे। टेंशन डेवलप्ड थ्रू आउट द जाइलम, पूरे जाइलम में एक टेंशन डेवलप हुआ, मोर वाटर एब्सॉर्ब फ्रॉम द रूट है, ठीक है जी। सो बेसिकली रूट से लेकर के ये चीज उठनी शुरू हुई ऊपर, और ट्रांसपिरेशन के जरिए इसका लॉस हो रहा है। तो आप बात यहां से शुरू कर सकते हैं, ट्रांसपिरेशन के जरिए जो लॉस हुआ है उसने ये सारा मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया है जिसके कारण पानी उठ के ऊपर जा रहा है। दैट वाज द ट्रांसपिरेशन पुल। इज इट क्लियर? राइट जी। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हम मेजर कर सकते हैं, एंड क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर सकते हैं ट्रांसपिरेशन को। क्या टेम्परेचर इसे इफेक्ट करता है, क्या ह्यूमिडिटी इसे इफेक्ट करती है, राइट, क्या जो हवा का फ्लो है, विंड फ्लो, इसे इफेक्ट करता है, स्टोमेटा की पोजीशन इसे इफेक्ट करती है या नहीं। ये सारी चीजें हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। राइट, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। कई चीजें नई थी, कई टर्मिनोलॉजी भी नई हो सकती है आपके लिए। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन द सिंपलेस्ट वे। बहुत सी मेहनत आपको स्वयं भी करनी पड़ेगी, किसी चीज को सीखने के लिए खुद का प्रयत्न भी होता है, राइट, वो आप स्वयं करिए। योर मेंटर्स आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू। रेगुलरिटी बनाए रखिए सेशंस में, सफलता आपको जरूर मिलेगी। याद रखिएगा, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं बनना है। सो मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं जी, आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेस देता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। बाय बाय।